जी भाई, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2025 की एग्जाम डेट आ चुकी है। केवल 20 से 22 दिन है। अगर मैं प्रोडक्टिव डेज की बात करूं तो केवल 20 दिन है। और इन 20 दिन में किस तरीके से हमें सिलेक्शन लेना है उसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये तो 20 दिन जो है उनको कैसे हमें बेस्ट वे में यूज करना है उसकी हम बात करेंगे। पहले हम बेसिक चीजें जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कौन सी बुक्स, कौन से रिसोर्सेस इन 20 दिन में आप फॉलो कर सकते हो, कौन से टीचर से पढ़ सकते हो अगर कोई वीक टॉपिक है तो, किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज मैथ्स, रीजनिंग और जो आपके पास जीके, ये तीनों सब्जेक्ट्स को आप अच्छा कर सकते हो। और इन 20 दिनों में भी आप कुछ ना कुछ शायद यहाँ से परिवर्तन ला सकते हो, अपने सिलेक्शन की दौड़ को आगे बढ़ा सकते हो और शायद जीत भी सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, जरूर नोटबुक में लिखते रहना। ये कंप्लीट वीडियो होगा जो आपको पूरा गाइड कर देगा इस एग्जाम के बारे में कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको इन 20 दिनों में पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन है उसको क्या कर लेंगे, प्रेस कर देंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है। और मेहनत मैंने काफी की है इस वीडियो में। पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से वीडियो मैंने आपके लिए डिजाइन किया और कितना बेहतरीन ये वीडियो है। तो अगर आप सच में सीरियस हैं तो वीडियो अंत तक देखना और समझना और सुनना। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के वीडियो पे। देखिए इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग एग्जाम पैटर्न, वैकेंसीज, एग्जाम डेट, जो कि आपको पता है एग्जाम डेट आ चुकी है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है, बुक लिस्ट, फ्री यूट्यूब चैनल, स्ट्रेटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसएससी वाला तैयारी कैसे करें, टिप्स ट्रिक्स, फ्री जीके पीडीएफ, जो भी है ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम डेट आपको पता चल गई। एग्जाम डेट जो है 5 जून से 23 जून के बीच में। एग्जाम डेट बहुत पास में है और एग्जाम डेट जैसे आज अनाउंस हुई है। पता नहीं आरआरबी वाले या रेलवे वाले क्या सोच रहे थे इतने दिन की अचानक से सरप्राइज देंगे, है ना। जून में ही आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के नोटिफिकेशन भी आएंगे, सिलेक्शन पेज का नोटिफिकेशन भी आएगा और उसी महीने में आपका ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम भी होगा 5 जून से 23 जून। ध्यान रखना, ये जो एग्जाम है वो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है, यूजी वालों के लिए नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए उनके लिए है, मतलब ग्रेजुएट वालों के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पहली चीज, कौन कितनी पोस्ट वैकेंसी है वो आपको नीचे पता चलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पहला सीबीटी 1 है ये, इसके बाद इसमें क्वालिफाई करोगे सीबीटी 2 होगा, देन आपके पास क्या होगा, टाइपिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एंड देन आपके पास डीवी या मेडिकल टेस्ट होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर मैं इससे पहले बात करूं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं इसमें, तो ये सब पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स कम, बाकी आप देख लेना। मैं आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पे दे दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि एक पीडीएफ आपका सिलेक्शन का दरवाजा है और इसको आप अगर खोल लोगे तो आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। तो ये सारी पोस्ट हैं, इसको आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि किस लेवल की पोस्ट है, क्या इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड चाहिए नहीं चाहिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ मेन पार्ट पे। वो है कि सबसे पहले हमारा स्टेज 1 जो सीबीटी 1 है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। देखिए पहली चीज समझ लें कि 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 1/3 मार्क्स उसका कट जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 मार्क कटेगा। इस बात को समझे आप। तो ये है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ से, 30 आएंगे रीजनिंग से और 40 आएंगे जीके से। जीके के वेटेज सबसे ज्यादा है, 40 मार्क्स का जीके आएगा। और इस जीके में भी कौन से सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तभी मैं कह रहा हूँ आपको, ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से चीजें पूछी जाती है आरआरबी एनटीपीसी में और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा भाई। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ रहे हैं इस 20 दिन में, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, 90 मिनट मिलने वाले हैं आपको ये 100 क्वेश्चन करने के लिए। जीके के 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो 15 मिनट में, जो आ रहा है करोगे, जो नहीं आ रहा नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। उसके बाद के जो आपके पास 75 मिनट्स है वो आपको जाएंगे इन दोनों में। ये 30 क्वेश्चन करने में आपको 40 मिनट तक लग सकता है और ये 30 क्वेश्चन करने में आपको बाकी टाइम देना है। समझ गए मेरी बात को, 35 मिनट समथिंग। तो ये आप टाइम डिवाइड कर सकते हो कि 35 मिनट, 40 मिनट और 15 मिनट, इस तरीके से आप देना है। अगर रीजनिंग इजी आती है तो 40 मिनट मैथ्स में दे देना और अगर मैथ्स इजी आता है तो 40 मिनट रीजनिंग में दे देना। ये ओवरऑल है। उसके बाद 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, ये आपको दिख ही गया ऊपर। उसके बाद सीबीटी 2 होगा, अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे तो 35 क्वेश्चन मैथ्स के, 35 आएंगे रीजनिंग के, 50 आएंगे जीके के। यहाँ पे भी जीके की वेटेज सबसे ज्यादा, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 90 मिनट यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी प्री पर हम फोकस करते हैं। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ये आपको पता ही है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, 25 की स्पीड हिंदी में, 30 की स्पीड इंग्लिश में चाहिए होगी। अब देखिए आते हैं मेन पार्ट पे, बुक लिस्ट। तो ये बुक लिस्ट में मैं आपको क्या कहूंगा,
यहाँ से मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, देखो मैं एक बार देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑन है, क्योंकि एक बार पहले मैंने आधा घंटा रिकॉर्डिंग कर ली एंड फिर उसके बाद पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है। अब देखिए बुक लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि लुसेंट आपको जीके में चाहिए होगी, लुसेंट आपके पास पड़ी हुई होगी, इसलिए मैं कोई नई बुक नहीं बता रहा, 20 दिन में कोई नई बुक नहीं खरीदनी। अगर नहीं है लुसेंट तो मत खरीदो, बट अगर है लुसेंट तो लुसेंट से पढ़ना है। और अपने आपने जो नोट्स बनाए होंगे ना, नोट शेयर ऑन आर टेलीग्राम चैनल, हमने भी नोट शेयर कर रखे हैं बहुत सारे, स्ट्रेटेजी के पीडीएफ, जीके की पीडीएफ, अलग अलग छोटी छोटी पीडीएफ हमने शेयर कर रखी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर खुद के नोट्स बना रखे हैं तो वो आपको फॉलो करने हैं जीके में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज मैंने शेयर कर रखे हैं बहुत सारी पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, एसएससी ऑलराउंडर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। मैथ्स में आपके नोट्स ही आपकी दवा है, आपका पेनेसिया है। और पीवाई की बुक आपको चाहिए जिसमें से आप क्वेश्चन सोल्व करो। पीवाई की बुक नहीं है तो आपके पास सीट्स होगी, ठीक है, सीट्स नहीं है तो आपके पास पीडीएफ होगी। प्रीवियस क्वेश्चंस के नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे याद दिला देना, मैं सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। रीजनिंग की पीवाई की बुक भी चाहिए होगी, तो ये पीवाई की बुक या सीट्स या पीडीएफ आपके पास पीवाई क्यू की होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ये आपके पास बुक लिस्ट है। मेनली तो मैं ये कहूंगा कि तीनों की पीवाई क्यू सोल्व करने के लिए आपके पास कुछ हो, सीट्स हो या बुक हो, एंड बाकी आपके नोट्स हो, उनको आपको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है, कितना रिवाइज करना है, वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सिलेबस की बात करूं तो मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या वैसे तो पूरा सिलेबस ही है ये पूरा सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ये सही है। पूरी अर्थमेटिक के बाद में ये एडवांस मैथ्स है, एंड ये आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी में। ये सिलेबस आपका रीजनिंग में, या पूरा देख लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और ये जीके में आपके पास आता है आर्ट, कल्चर, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी आपको पता है एक तो है अंडर ग्रेजुएट की और एक है ग्रेजुएट की। तो ऊपर वाली जो है अंडर ग्रेजुएट की मैं छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि एग्जाम डेट जो हमारी आई है वो ग्रेजुएट पोस्ट की आई है। अंडर ग्रेजुएट की इसके बाद में एग्जाम होगी, तो अंडर ग्रेजुएट की इसके बाद में होगी, तो हम केवल ग्रेजुएट की बात करते हैं। ये ग्रेजुएट की वैकेंसी है 7,479, मैं 80 भी मान लूँ चलो, तो ये 7,480 वैकेंसी है इन पोस्ट पे। दिख रहे हैं ना, गुड्स ट्रेन मैनेजर। आपकी कौन सी फेवरेट पोस्ट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मुझे लगता है कि आपकी स्टेशन मास्टर ही होगी, बाकी आप फर्स्ट पे ये होगी शायद, देन सेकंड पे ये होगी, बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी फेवरेट पोस्ट है। अब देखो मैं आना वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में ही हम यूट्यूब टीचर्स का भी डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से पढ़ना है डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होगा तो इस पर पेशेंस रखना, क्योंकि मैं हर एक चीज को खोलने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस आरआरबी एनटीपीसी को अपना सपना कंप्लीट करने के लिए, सपना पूरा करने का एक साधन बना सकते हैं। मैंने भी आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लिया है, लेकिन बता दूं मैंने डीवी नहीं करवाया था लास्ट में, क्योंकि मैं सीजीएल में सिलेक्ट हो गया था। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बहुत सारी मैंने जॉब्स में सिलेक्शन लिया हुआ है, एंड वो अलग अलग टाइम पे लिया है। तो मेरा सीजीएल में हो गया, तो मैं आरआरबी एनटीपीसी में नहीं करवाया था डीवी, बट मैंने यहाँ पे एग्जाम्स दिए थे, काफी अच्छे मेरे गए थे, तो मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कि आरआरबी एनटीपीसी में किस तरीके से हमें टारगेट करना चाहिए। अब देखिए बात करेंगे जीके की स्ट्रेटेजी की। तो जीके में एक तो आपको यहाँ पे लिखा है कि प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको रिवाइज करना है। जैसे मान लो आज मैंने पढ़ा है बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दो टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। अब जब मैं कल जा रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है भाई, जब मैं कल जा रहा हूँ मान लो डे 2 पे, तो डे 2 पे सबसे पहले मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म अपनी तरफ से बोलूंगा, बुक नहीं खोलूंगा, अपनी तरफ से बोलूंगा कि बुद्धिज्म में मैंने क्या क्या पढ़ा है, जैनिज्म में मैंने क्या क्या पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैं खुद से बोलूंगा, मुझे लग रहा है कुछ भूल रहा हूँ तो फिर मैं बुक खोल के देख लूंगा, एंड देन डे 2 स्टार्ट करूंगा, जिसमें मान लो मुझे कुछ डायनेस्टीज पढ़नी है तो वो पढ़ लिया, या मेडिकल पढ़ना है तो वो पढ़ लिया, इस तरीके से डे 2। डे 3 पे जाऊंगा तो मैं डे 2 पे जो पढ़ा है वो एक बार खुद से बोलूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, देन डे 3 पे जाऊंगा। तो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए जीके की, तभी आपको याद रहेगी चीजें और तभी आप कर पाओगे कवर, और तभी आप जो है एग्जाम में भी एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना होता है कभी, चाहे आप वोकेब की बात करो चाहे जीके की बात करो, यही स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना रिवीजन तो आप कर रहे हो डे बेसिस पे, इसके साथ साथ प्रैक्टिस चाहिए होगी। और प्रैक्टिस अगर अभी की बात करूं मैं तो 50 से 100 ये आपको पीवाईक्यू लगाने हैं डेली जीके में। 50 से 100 पीवाईक्यू लगाने हैं प्रीवियस ईयर की बुक से या क्वेश्चन से, शीट से, जो भी आपके पास है। डेली आपको 2.5 घंटा देना है, 2.5 घंटा आपको देना है जीके में। 2.5 से 3 घंटा भी दे दो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 घंटा, 9 घंटे तो दोगे ना भाई। अब 20 दिन 9 घंटे नहीं दोगे क्या, दोगे ना। तो मैं मान लो यहाँ पे 3 घंटा मान लेता हूँ, 3 घंटा आप दोगे। इस 3 घंटे में 45 मिनट्स आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके। क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके। 45 मिनट स्टैटिक जीके पढ़ोगे, 1 घंटा या सवा घंटा पढ़ोगे थ्योरी। पीडीएफ मैंने डाल रखी है, आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास लुसेंट होगी, कहीं से भी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है वो बता दूंगा अभी, बस आप थोड़ा देखते जाइए। तो ये आपको सवा घंटा ये पढ़ना, और बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें लगाने हैं पीवाईक्यू, और वो पीवाईक्यू 50 से 100 के बीच में कम से कम होने चाहिए।
क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, ऑप्शंस को देखो क्या है, एंड आगे बढ़ो। ध्यान रखना पीवाईक्यू अब आपको लगाने हैं। अगर अब भी आप 20 दिन में 100 पीवाईक्यू लगाते रहे ना तो 2000 पीवाईक्यू हो जाएंगे जीके के, विच इज गुड। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एनटीपीसी में पीवाईक्यूज आते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, तो ये जरूर कर लेना। तो जीके में बेसिकली स्ट्रेटेजी यही है कि 3 घंटा आपको देना है, 3 घंटे 45 मिनट स्टैटिक जीके को पढ़ो, 1.25 घंटा थ्योरी पढ़ो। थ्योरी में भी सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है सबसे पहले। अब जो सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है वो ध्यान रखना साइंस होना चाहिए, साइंस सबसे पहले रिवाइज करो, सबसे ज्यादा वेटेज इसी की है भैया। उसके बाद आप करंट अफेयर्स को तो साथ के साथ लेके चलना, करंट अफेयर्स को साथ के साथ लेके चलना डेली 15-20 मिनट। तो यहाँ पे जो मैं थ्योरी का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे 20-25-30 मिनट आप थ्योरी में करंट अफेयर्स पढ़ना है, बाकी अलग थ्योरी पढ़ना। तीसरी चीज आप ध्यान रखना आपको पढ़ना है उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री से भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिटी। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में, आप बस बने रहिए। सबसे पहले साइंस, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तक या 5 से 10 क्वेश्चन तक मैं कह सकता हूँ इसी से आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से आते हैं, हिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, और पॉलिटी से भी 3 से 5 क्वेश्चन तक आते हैं। तो अभी मैं वेटेज भी दिखाऊंगा आपको नीचे। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले साइंस पढ़ना, फिर हिस्ट्री पॉलिटी इस तरीके से पढ़ना, क्योंकि अगर ये कंप्लीट कर लिया तो आप बहुत हद तक चीजें कंप्लीट कर लोगे। तो बेसिकली समझ में आया 3 घंटा पढ़ना है, किस किस तरीके से पढ़ना है, टाइम समझ में आया, किस तरीके से रिवीजन करना है समझ में आया, कितने पीवाई को लगाने हैं समझ में आया। अब हम बात आते हैं वेटेज पे, और फिर बात करते हैं कि वेटेज के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। देखो ये वेटेज है, इसमें आपको दिख रहा होगा करंट अफेयर्स की सबसे ज्यादा वेटेज आपको दिख रही है। उसके बाद साइंस की आपको दिख रही है वेटेज फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, उसके बाद थर्ड नंबर आपको दिख रहा है, और फिर फोर्थ नंबर आपको दिखेगा पॉलिटी। सबसे इजी पॉलिटी पड़ेगी, हिस्ट्री भी इजी है बट थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। साइंस में थोड़ा आपको ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, सीबीटी 2 में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है ना मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा भाई, जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप बस कमेंट में बता देना क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो इस क्रम में आपको पढ़ना है, समझ में आ गया, करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट, फिर साइंस एंड देन उसके बाद हिस्ट्री एंड देन पॉलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए, देखो वैसे तो आपको सभी पढ़ना है बट इंपॉर्टेंट ये केवल मैं अगर बात करूं तो डायनेस्टीज है ना, जितनी भी डायनेस्टीज है, डायनेस्टीज के फर्स्ट और लास्ट रूलर, क्या फर्स्ट एंड लास्ट रूलर जरूर पता हो आपको कि फर्स्ट एंड लास्ट रूलर कौन है डायनेस्टीज के। उसके बाद आपको मौर्य वंश के बारे में जरूर पता हो, इंपॉर्टेंट है मौर्यन एम्पायर, कुषाणा एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना भाई कॉपी में, फिर राइटिंग समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं पेन टेप से लिख रहा हूँ, मेरा उतना एक्सपीरियंस है नहीं पेन टेप से, ठीक है। मेडिवियल में आपको सल्तनत काल जो आता है उसके बारे में मोटा मोटा जरूर पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जरूर आपको पता हो, ठीक है। बाकी गुलाम डायनेस्टी के बारे में इंपॉर्टेंट है, गुलाम डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, और खिलजी डायनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुगलक तो चलो फिर भी आप फर्स्ट याद रख लोगे और लास्ट याद रख लोगे चल जाएगा, बट गुलाम और खिलजी डायनेस्टी जरूर ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आपके रजिया सुल्तान के बारे में, और आपका जो इल्तुतमिश है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके जो मुगल काल है, मुगल काल में किसने क्या बनाया था, जो स्ट्रक्चर है मुगल स्ट्रक्चर्स मैं कह सकता हूं उसको, वो जरूर ध्यान रख लेना। उसके बाद अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आऊं तो आपके पास कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन जरूर पढ़ लेना, पूछ सकते हैं भैया। जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो जरूर पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट ईयर मतलब कि जैसे मान लो मैं पूछ लूँ कि 1942 में क्या हुआ था, मैं पूछ लूँ कि 1921 में क्या हुआ था, मैं पूछ लूँ 1918 में खेड़ा वाला हुआ था क्या, मैं पूछ लूँ आपसे कि 1928 में क्या हुआ था, बारदौरी सत्याग्रह या कुछ ऐसा हुआ था क्या, कुछ भी हुआ था क्या, या मैं पूछ लूँ 1931 में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे क्या, या 1940 में क्या हो रहा था। तो ये अगर ईयर ना, ये वाले ईयर ये जरूर ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। इस तरह के ईयर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट इट्स एन एग्जाम्पल, आपको ऐसे ईयर जरूर ध्यान रखने हैं हिस्ट्री में। एंड उसके बाद आपको जो सोसाइटीज है ना, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ठीक है, ब्रह्म समाज की किसने की, ये वाले क्वेश्चंस भी जरूर ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, डायनेस्टीज के फर्स्ट एंड लास्ट रूलर और उनकी कैपिटल जरूर ध्यान रखना, अपने जो कुषाणा वंश मौर्यन डायनेस्टी ये जरूर ध्यान रखना। उसके बाद मुगल डायनेस्टी में ये ध्यान रखना किसने क्या बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था, ये जरूर ध्यान रखना। मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस अधिवेशन हो गए, इंपॉर्टेंट सोसाइटीज हो गई, इंपॉर्टेंट ईयर्स हो गए, और इसके अलावा जो इंपोर्टेंट जो समाचार पत्र भी निकले थे वो भी आप जरूर एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री के नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले ये पढ़ लेना। उसके बाद मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, देखो ज्योग्राफी में तो बहुत शोर शॉर्ट है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिवर्स है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद हिमालय, हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क्स आपके पास हो गए, आपके पास लेक्स हो गई, वाटरफॉल्स हो गए, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये वैसे स्टैटिक जीके में भी आप कवर कर सकते हो,
बट ये क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट है तो मैं ज्योग्राफी में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। रिवर्स हिमालय के बारे में आएगा, नेशनल पार्क आएंगे, लेक्स आएगा, वाटरफॉल्स आएगा। उसके अलावा अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो आपको सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिख जाएगा, सौरमंडल से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको कहां से क्वेश्चन दिखेगा, तो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन, भाई सेंसस जरूर पढ़ लेना, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जरूर पढ़ लीजिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो घाटियां हैं, जो पहाड़ हैं, पहाड़ में भी जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, पश्चिम घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, अमरकंटक की पहाड़ियां हो गई, कौन सी पहाड़ियां कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आ गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ। मिट्टी से रिलेटेड की आपके जैसे मान लो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे है, काली मिट्टी कहाँ पे है, तो सोइल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इंपोर्टेंट है थोड़ा सा टॉपिक। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मुझे लगता है कि अगर आप हिमालय और नदियां कवर कर लेते हैं तो आपने आधी ज्योग्राफी वैसे ही कवर कर ली। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना बाउंड्री से रिलेटेड। एक तो ये ध्यान रखना कि इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ पे है, जैसे अंडमान निकोबार कहाँ पे है, इंडिया नॉर्थ कर्क रेखा कहाँ से जा रही है, मकर रेखा कहाँ से जा रही है, जो पहला ही पार्ट होता है ना जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो वो जरूर देख लेना। उसके बाद बाउंड्रीज देख लेना कि कितनी बाउंड्री है, समुद्री तटीय सीमा कितनी है, और भौगोलिक सीमा जो भूआकृति वाली सीमा है ना, कि कितनी भूमि लगती है बॉर्डर पे, वो कितनी है, ये जरूर देख लेना। बाकी ये अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ लेते हो ना, रिवर्स हिमालय पर्वत बाउंड्रीज, नेशनल पार्क, लेक्स, वाटरफॉल, सौरमंडल, सेंसस, सोइल, आपका ऑलमोस्ट ज्योग्राफी कंप्लीट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, अब क्योंकि 20 दिन है तो मैं केवल आपको इंपोर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि सब कुछ पढ़ लो, है ना। तो ये इंपोर्टेंट चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये आप जरूर पढ़ लेना, आपके क्वेश्चन काफी हद तक तो ठीक हो ही जाएंगे। पॉलिटी की बात करूं, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज जो है ना वो है कि कौन से देश से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया था, फ्रांस से क्या लिया था, रूस से क्या लिया था, समझ गए। आर्टिकल्स, इंपोर्टेंट सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, समझ गए। संविधान सभा के बारे में जरूर ध्यान रखना। एक देखो अगर इसमें बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स अफआर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, डीपीएसपी में ये पूछ सकते हैं कहां से लिया गया है, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, ये पूछ सकते हैं। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से में, कौन क्या में, ये पूछ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक है, ये पूछ सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा डिटेल में फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना डिटेल में, सोर्सेज थोड़े अच्छे से याद कर लेना। आर्टिकल्स, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे मान लो पूछ लिया अध्यादेश कौन से में है, जैसे पूछ लिया कि जॉइंट सिटिंग का प्रावधान कौन से में है, जैसे पूछ लिया संसद कौन से में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पूछ लिया कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली जो है वो कौन से में 64 से 70 में है, समझ गए। तो पॉलिटी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कंप्लीट कर लो, फिर सोर्सेज कर लो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर लो, किसी भी क्रम में कर लो लाइक। और फिर उसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटी जो थोड़ा देख लेना आराम से। उसके बाद संविधान संशोधन वगैरह के अनुच्छेद जो है वो तो इसमें आ ही जाएंगे, तो इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पॉलिटी में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। और रिसेंट में जो अभी अमेंडमेंट हुआ है वो जरूर देख लेना, रिसेंट के 100 के बाद वाले 101 से लेके जब जितने भी अभी अमेंडमेंट हुए 107-8 तक, वो जरूर देख लेना, ठीक है। पॉलिटी में इतना पढ़ लोगे काफी है। साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना भाई, लिख लेना ये टॉपिक्स, क्योंकि ये सबसे पहले आपको करना है। साउंड टॉपिक जरूर सबसे पहले कर लो, साउंड हो गया। उसके बाद लाइट टॉपिक हो गया, लाइट मतलब प्रकाश, साउंड मतलब ध्वनि, फोर्स जो बल है उसको वाला टॉपिक हो गया। एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा के इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, इनकी इकाई भी पूछी जा सकती है, लाइक क्या इकाई है, क्या मात्रक है इनका, ठीक है, वो पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके पास आजकल न्यूटन के जो लॉज हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, न्यूटन के लॉ वो फोर्स में आ जाते हैं, बट मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि लॉज जितने भी है ना, जितने भी नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आजकल एग्जाम्स में आते हैं। फेराडे का नियम क्या था, कौन से ईयर में दिया गया था, तो लॉज से रिलेटेड जितने भी हो ना, चाहे वो कोई सा भी लॉ हो, वो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछते हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री में हूँ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको पेरियोडिक टेबल पता हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना, ठीक है भाई, हिंदी वाले भाई नाराज मत होना। पेरियोडिक टेबल मतलब आपके पास आवर्त सारणी, तो ये लिख लेना, पेरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं केमिस्ट्री में, तो आपके पास कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो भूल ही मत जाना, कार्बन। उसके बाद पॉलीमर, पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं भाई, पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बायोलॉजी में बात करूं तो बायोलॉजी में आपके पास एंजाइम्स आते हैं, ग्लैंड्स आती है, ग्रंथियां, ग्लैंड्स ग्रंथियां, एंजाइम्स आ गए। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं, ब्लड ग्रुप्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद डाइजेशन सिस्टम जो होता है, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, किस तरह से पाचन होता है, अमाशय का क्या रोल होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत वगैरह जो आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने एंजाइम्स देख लिए, आपने ग्लैंड्स देख लिए, डाइजेशन सिस्टम देख लिया, ब्लड ग्रुप्स देख लिए। उसके बाद मैं बात करूं तो वैसे मस्तिष्क के भी आते हैं, बट मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ इस चीज, इस टॉपिक को। एंड अगर ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बाकी हाँ, डिजीजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कौन से वायरस से कौन सी बीमारी होती है, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, ये टॉपिक। तो ये साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने 10-15 लिखे हैं। सबसे पहले ये कंप्लीट कर लो, ऑलमोस्ट आपके सारे चीजें इनमें आ जाएगी। अगर मैं कोई एक दो टॉपिक भूल रहा हूँ तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में या तो पिन कर दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, मुझे याद दिला देना अगर आपको लगता है कि कुछ मैं भूल रहा हूँ। बाकी मैंने ऑलमोस्ट लिख दिया, मैं एक बार और चेक कर लूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लिखे हैं सब्जेक्ट वाइज, ये टॉपिक आप सबसे पहले कर लो। और अगर ये टॉपिक कर लेते हो तो ये है कि आपने 80% जो चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सारी कर ली और 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को भी मिल जाएगा। तो ये मेरा थोड़ा राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेक कर लेना, मैंने एक एक टॉपिक के नाम बोले हैं वो लिख लेना कॉपी में और यही सबसे पहले कंप्लीट कर लेना। ठीक है। करंट अफेयर्स के बारे में मैं ये बोलूंगा कि पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना। तो ये जीके की स्ट्रेटेजी थी, क्या 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 पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब आते हैं मैथ्स पे। देखो मैं काफी देर से बोल रहा हूँ एंड काफी हेल्प करना है, देखो ये सब चीजें है ना एक्सपीरियंस के बेस पे होती है। काफी मेहनत की है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, सब जवाब दे देंगे आपको। अब मैथ्स की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखिए मैथ्स में आप 3 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, 3 घंटा आप मैथ्स को पढ़ेंगे अब, क्योंकि भाई 20 दिन बचे। इसमें आपको 1.5 घंटा रिवीजन करना है और 1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि सिलेबस तो कंप्लीट होगा ना मेरे भाई। 1.5 घंटा रिवीजन करना है, 1.5 घंटा क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है। अब मैं यहाँ से आपको कह रहा हूँ डेली 50 से 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। 50-100 क्वेश्चन डेली करोगे, अभी भी 20 दिन है, 100 क्वेश्चन अगर कर लिए तो 2000 पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। 2000 पीवाईक्यू किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट में जो टॉपिक वीक दिखे या फिर जिन टॉपिक्स के वेटेज ज्यादा हो, वो टॉपिक्स के आपको 10-10, 15-15 करके क्वेश्चन लेने हैं। जैसे मान लो एक के मैंने 10 ले लिए, के 20 ले लिए, के 15 ले लिए, इस तरीके से करके मेरे 5 टॉपिक वीक थे। मान लो ये नंबर सिस्टम वीक था, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत थी, मुझे अलजेब्रा में भी दिक्कत थी, मुझे जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें दिक्कत थी और मुझे परसेंटेज में दिक्कत थी। 5 टॉपिक ले लिए, पांचों की मैंने लगा दी मान लो 50 से 100 के बीच में पीवाईक्यू। और अगर मैं ये करता हूँ 20 दिन, और जैसे मान लो इसके अच्छे क्वेश्चन हो गए, इसके 150 क्वेश्चन हो गए, मेरा ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसकी जगह अलजेब्रा ले आऊंगा या टाइम स्पीड डिस्टेंस ले आऊंगा। एंड उसके बाद जो टॉपिक वीक होते जाएंगे, सॉरी जो टॉपिक अच्छे होते जाएंगे उनको उठा दूंगा और जो टॉपिक वीक थे उनको लाता जाऊंगा। और इस तरीके से 20 दिन अगर मैं 100-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ तो 2000 क्वेश्चन जब मेरे हो जाएंगे ना, 2000 क्वेश्चन, तो भाई समझ लीजिए आपको मैथ्स में भी स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, आरआरबी एनटीपीसी में इतने हार्ड नहीं आते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। और सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आप समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। वेटेज देख लीजिए पहले, वेटेज ये रहती है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं वो नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ से देखने को मिलते हैं, ये है। उसके बाद आपको एवरेज से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी बीच में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ट्रिगोनोमेट्री से, 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में ज्यादा कुछ नहीं करना, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला निकाल लो, फॉर्मूला वाले डाउनलोड कर लो, मैं फॉर्मूला डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे भी, याद दिला देना। फॉर्मूला एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी होगी फॉर्मूला में और आप आसानी से कर लोगे। मेंसुरेशन में रिस्क कुछ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ट्रिगोनोमेट्री में वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड चीजें आएगी तो एक बार वो देख लेना, वैल्यू पुटिंग। अगर नहीं समझ में आता वैल्यू पुटिंग क्या है तो आप यूट्यूब पे जाना, वैल्यू पुटिंग बाय अभिनय शर्मा सर, समझ में आ जाएगा क्या कैसे ट्रिगोनोमेट्री में वैल्यू पुटिंग की जाती है। अलजेब्रा से क्वेश्चन देखो नहीं पूछा जाता ज्यादातर, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो ये वेटेज वाली लिस्ट दी है ना मैंने आपको, ये मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसके बेस पे ही अपनी तैयारी रखना। भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी बेस पे तैयारी करेंगे ना। तो प्री में क्या है कि प्री में अलजेब्रा से कम क्वेश्चन आते हैं, तो प्री में भी आप अलजेब्रा छोड़ सकते हो, डीआई छोड़ सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, ज्योमेट्री छोड़ सकते हो अभी के टाइम में। अभी आप अर्थमेटिक पे फोकस करोगे, नंबर सिस्टम पे फोकस करोगे, ट्रिगोनोमेट्री पे फोकस करोगे तो आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है। तो इस वेटेज के हिसाब से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है डेली। मैं जैसे बता रहा हूँ 50 से 100 पीवाईक्यू कंप्लीट करो डेली। आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है, और रिवीजन इस तरीके से करना है कि एक अर्थमेटिक का एक टॉपिक आप जो है एक दिन में रिवाइज कर लो, और एडवांस मैथ का टॉपिक 2 से 3 दिन में रिवाइज करो। एडवांस मैथ के 2-3 टॉपिक रिवाइज करने हैं, जैसा मैंने बताया ज्योमेट्री छोड़ सकते हो, अलजेब्रा भी के टाइम में छोड़ सकते हो, तो उनको 2 से 3 दिन में रिवाइज कर लो और बाकी एक एक दिन में रिवाइज करो। टारगेट करो कि एग्जाम से पहले 2 बार आप कम से कम रिवाइज कर दो, ठीक है। मोटे मोटे वो क्वेश्चंस जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं जहां पे आपको दिक्कत है, केवल वो चीजें रिवाइज करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, डेली 50 से 100 पीवाईक्यूज भी करने हैं, और डेली जो है 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा रिवीजन भी करना है। तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप ये दोनों चीजें करते हो ना, रिवीजन में प्रैक्टिस 20 दिन तक लगातार, 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं, आपका रिवीजन हो जाता है 2 बार कम से कम, तो आप भाई मान के चलिए 30 क्वेश्चन में से आप 28, 26, 27 इतने क्वेश्चन सही कर जाओगे। और इतने सही कर गए तो भैया बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है। अब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है ये इजी टॉपिक्स हैं, ये हार्ड हैं, जो थोड़ा ट्रिकी होंगे, जो आपको अटकाएंगे, वहां पे टाइम ज्यादा लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक है वो। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ, वो आप भी कॉपी में लिख लो। सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन,
शिलोग, और क्या रह गया भाई, सीरीज में कोडिंग रिकॉर्डिंग ब्लड रिलेशन, शिलोग हो गया। उसके अलावा ये टॉपिक है ना, क्लासिफिकेशन या ओड बनाउट भी मैं कह सकता हूँ वैसे तो इसमें। ये टॉपिक ही आपको दिक्कत देंगे जहाँ पे, या एक डायरेक्शन वाला टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन टॉपिक्स की, जो भी इन टॉपिक्स में से आपका वीक है ना, इन टॉपिक्स क्या लेना, 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन, और इस तरह से 70 क्वेश्चन तक, या मैं तो कहूंगा 100 क्वेश्चन, क्योंकि भाई 3 ही सब्जेक्ट है, रीजनिंग की भी वेटेज इक्वल है। तो 100 क्वेश्चन तक अगर आप डेली रीजनिंग में प्रैक्टिस कर लिए और इन टॉपिक्स को साथ में रहते हुए, जैसे मान लो मैंने 10 क्वेश्चन सीरीज के कर लिए, 15 इसके कर लिए, 10 इसके कर लिए, 20 इसके कर लिए, 5 इसके कर लिए, 10 इसके कर लिए, 15 इसके कर लिए, 10 इसके कर लिए, इस तरह से करके 100 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिए, और मैंने अगर 20 दिन तक कर लिया, तो भाई मैं सच कह रहा हूँ, आपका रीजनिंग में 28, 29, 30 कोई दूर नहीं है। 30 में से 30 भी कर जाओगे रीजनिंग में एग्जाम में, 1.5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, जितना भी रीजनिंग को देते हो, रीजनिंग में ये 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस कर लेना, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेना जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये टॉपिक्स जो लिखे हैं ना भाई, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो रीजनिंग की ये जो मैंने लिखा है ये सब तो आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए है, बट बेसिकली यही स्ट्रेटेजी है कि 1.5, 2, 3 घंटा जितना भी देते हो, 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मिक्स प्रैक्टिस करो, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसी प्रैक्टिस करो, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा 28, 29, 30 सही करने से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वेटेज भी दे दी है कि कौन से टॉपिक्स की मिक्स प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे देख लो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, सीरीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये टॉपिक्स को सबसे पहले प्रैक्टिस में लाना है, तो ये वेटेज है। तो ये आपके रीजनिंग, मैथ्स और जीके किस तरीके से पढ़ना है, मैंने बात की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की, किस तरीके से उनको हैंडल कर सकते हो उसकी बात की। यूट्यूब पे के भी मैंने जो मुझे लगा कि देखना बताना चाहिए वो मैंने बताया। रीजनिंग अगर कोई टॉपिक स्पेशली ज्यादा वीक हो तो मैं कहूंगा कि कमल छाबड़ा सर की कोई रिवीजन क्लास देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो टॉपिक वहां से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। जो मैंने कहा ऊपर की मिक्स प्रैक्टिस करनी है, उन टॉपिक से करनी है जो आपके वीक है कहां से पता चलेगा, टेस्ट दोगे तब पता चलेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि कहां पे वीकनेस है और उस चीज को आप अच्छा कर पाओगे। तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, मैं तो कह रहा हूँ हर दिन पर डे मॉक दो, पर डे मॉक दो। अगर पर डे नहीं दे पा रहे तो अल्टरनेट डे पे तो देना ही देना, इट्स कंपल्सन, मजबूरी है देना है, ठीक है। अपनी नोटबुक जो आपने इतने दिन तक बनाई होगी रोम क्वेश्चंस की, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस की, उसको रिवाइज जरूर कर लेना, रिवाइज कर लेना उसको, अब तो मत बनाना, अब तो बना के फायदा नहीं है, 20 दिन ही बचे हैं। पीवाईक्यू मॉक्स जो है उनको सबसे पहले अभी कोशिश करो कि आप जो है नए मॉक कम दो, और अभी आप पीवाईक्यू मॉक दो, 20 दिन है, 20 दिन में पीवाईक्यूज कंप्लीट करो। जो लास्ट में एग्जाम हुआ था ना एनटीपीसी 19 वाला, जो 22 में हुआ था, ठीक है, उसके पीवाईक्यूज लगाओ, उसके सेट्स लगाओ, जो अच्छी सेट्स थे वो लगाओ, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी, ना कि न्यू मॉक इस टाइम पे डिमोरलाइज कर देंगे न्यू मॉक, ठीक है। मॉक टेस्ट एनालिसिस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो जरूर आप एक बार देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, समझ में आ जाएगा किस तरीके से एनालाइज करना होता है। एंड एट लास्ट यही कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी, बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा वहाँ पे। एंड हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं, जैसे ये वीडियो लाइव, इसी तरीके से आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आप कोई और वीडियो की डिमांड करेंगे वो भी यहाँ पे हम लाएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में है पूरा। बहुत सारे फालतू चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो, उनको मोटिवेट करते हो और गंदा कंटेंट बनाने के लिए, हमको मोटिवेट करो कुछ अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना, मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। जो भी दिक्कत हो मुझसे मेरे साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। एंड ये थी स्ट्रेटेजी, और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो, इस तरीके से करते हो, मैंने सब कुछ लाया, मतलब बहुत मेहनत लगी है इस सबको बनाने में, सब कुछ वेटेज से लेके इंपोर्टेंस क्या है, क्या पढ़ना है, इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वैकेंसी कितनी है, एग्जाम डेट कितना है, सिलेबस क्या है, सब कुछ भाई। और इसका फल आपको देना है, कम से कम इस वीडियो पे व्यूज आने चाहिए अच्छे, है ना। और व्यूज ना आए बट शेयर होने चाहिए, सबके पास जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास अच्छी एक जाए चीज, क्योंकि बहुत सारा गंदा कंटेंट पड़ा है, बस कुछ भी आके बोल देते हैं लोग, तो उस चीज से अलग ये बहुत अच्छी चीज है, जो आप अगर सुनते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट, स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, और खुश रहते हुए पढ़िए। 20 दिन में डिमोरलाइज नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, एनर्जेटिक रहना, पॉजिटिव रहना, कि बस 20 दिन बचे हैं अपनी जिंदगी संवारने की, अपना जिंदगी की जो पहली सीढ़ी है ना सफलता की, उस पर चढ़ने के। सीबीटी 1 हो जाएगा पहली सीढ़ी, सीबीटी 2 दूसरा सीढ़ी, एंड देन ज्वाइनिंग आएगी भैया। तो तैयार हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि समझ में आई होगी चीजें। बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।